respected teachers and dear students. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to you all, especially to the organizers. I express my sincere thanks to the organizers for inviting me. I am directed by Madam Manju to speak on latest tools and techniques, latest trends to conduct different types of researches. Out of all trends, I have taken one, how to establish cause and effect relationship. These types of researches are accepted in almost all streams, in management, in business researches, in education, in physical education, in biomedical sciences. Before that, I would like to ask a question from you. In which language you will prefer to hear? किस भाषा में आप सुनना पसंद करेंगे? Practical applicability की बात करेंगे, केवल एक theoretical बात नहीं. My interaction will be there. शुरू करते हैं. Experimental research, establishing cause and effect relationship. We should keep in the entirety of our mind. In experimental studies, we establish cause and effect relationship, but in observational studies also, we can establish cause and effect relationship. जो मेरा जो वक्तव्य है दोनों क्षेत्रों को कवर करेगा कि how to establish cause and effect relationship in experimental studies and how to establish cause and effect relationship on the basis of observational studies. By observational studies I mean survey studies, maybe comparative survey, maybe relationship survey. तो without wasting time I am going to start my presentation. तो कहानी को शुरू करते हैं. सबसे पहले एक आधार बनाने का प्रयास करेंगे कि हाउ दीज स्टडीज़ आर एसेंशियल फॉर अस. एक टीचर कम्युनिटी में या एक रिसर्चर कम्युनिटी में इसकी आवश्यकता क्यों है. दूसरे भाग में बात करेंगे कि हाउ टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इन द थर्ड पार्ट आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स. और अगले भाग में बात करेंगे यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिज़ाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सेम स्टडी, सेम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सेम ऑब्जर्वेशनल स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट डिज़ाइंस and by the application of different tools and techniques. So we will discuss about which tool is most appropriate tool, which design is most appropriate design to conduct these types of studies. और अगले भाग में बात करेंगे testing assumptions before applying statistical tools. किसी भी statistical tools को लगाने से पहले, उपयोग करने से पहले कुछ न्यूनतम मान्यताओं की पूर्ति होना जरूरी है. जब तक उन न्यूनतम मान्यताओं की पूर्ति नहीं होगी, we can not generalize the results. हम रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते. अगले भाग में बात करेंगे कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स. एक प्रायोगिक नियंत्रण भी अति आवश्यक है. और अगर समय बचता है तो वी विल डिस्कस अबाउट द सेवंथ थ्योरेटिकल पार्ट, दैट इज थ्रेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी. एक व्यवहारिक एग्जाम्पल, एक परिकल्पनापूर्ण एक उदाहरण के साथ चर्चा करते हैं. चर्चा को शुरू करते हैं, आधार बनाने का प्रयास करते हैं. आई हैव सीन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ न्यूज़पेपर में और आर्टिकल का जो मेन हेडिंग थी, शीर्षक था, वो शीर्षक आप सबके सामने है, दोज हु टेक कर्ड डेली आर इंटेलिजेंट. इस आर्टिकल को पढ़ते ही हर व्यक्ति दही खाना शुरू कर देगा. तो लेकिन डिफरेंट, सिंस वी ऑल आर फ्रॉम एकेडमिक परस्यूट, शैक्षिक पेशे से जुड़े हैं, वी आर क्यूरियस इन नेचर, और प्रकृति से भी जिज्ञासु हैं, तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं. उन प्रश्नों में से कुछ परिकल्पनापूर्ण प्रश्न आप सबके सामने. इज देयर एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कर्ड एंड इंटेलिजेंस. क्या कर्ड और इंटेलिजेंस के बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? क्या जो भी संपादक था, कोई पत्रकार था जिसने वो लेख प्रकाशित किया, क्या उसका कोई वैज्ञानिक आधार था? क्या कोई उसका अनुसंधान का कोई आधार था, या उसने जो ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था, या किस प्रकार से था? अगला, दोज हु टेक कर्ड रेगुलरली आर दे ब्रिलियंट. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंटरेस्ट की बात भी तो हो सकती है कि जो इंटेलिजेंट हो वही दही खाने का शौक़ रखते हो. उल्टा भी तो हो सकता है कि दही खाने से इंटेलिजेंस, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, या जो बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण है वो ही दही खाते हो, ऐसा इंटरेस्ट भी तो हो सकता है. तो क्या यह आर्टिकल, इस आर्टिकल की गुणवत्ता क्या थी, इस आर्टिकल की रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता क्या थी, वैधता क्या थी, उसको जानना जरूरी है. इसको फॉलो एक्सेप्ट करने से पहले क्या वास्तव में दही खाने से इंटेलिजेंस बढ़ती है. दोज हु वांट टू बिकम इंटेलिजेंट शुड दे टेक कर्ड रेगुलरली. तो लेकिन उस अखबार में, उस न्यूज़पेपर में कोई ऐसा दावा नहीं किया गया था कि दिस रिसर्च हैज़ बीन पब्लिश, दिस आर्टिकल हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए रिसर्च. लेकिन दिस वाज कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप. कैसे? एक इस सब के आधार पर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन रिलेशनशिप स्टडीज. जितने भी सह संबंधात्मक अध्ययन हैं उनके आधार पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित नहीं किया जा सकता. छोटे से व्यंग्यात्मक एग्जाम्पल के साथ, वो सपोज ए रिसर्चर वांट टू कंडक्ट ए स्टडी, और टाइटल था उसका शीर्षक, रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ शू एंड इंटेलिजेंस.
कि इंटेलिजेंस और जूते के आकार के बीच में सहसंबंध और बाई चांस आ गया, यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ शू एंड इंटेलिजेंस, तो बड़ी अटपटी सी फाइंडिंग्स है कि जिसको भी अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है उसको बड़े आकार का जूता पहनना शुरू कर दे। तो अनिवार्य रूप से टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वी हैव टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। बिना प्रायोगिक अध्ययन के हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर सकते। कुछ हद तक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में स्थापित की जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स, कैसे उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आई विल कंसंट्रेट ऑन हाउ टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मीन्स हाउ टू कंडक्ट जेन्यून एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, कि आप जेन्यून एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का आयोजन कैसे करें उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। बात करते अगला जो मेन थीम है, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। किस अवधारणा पर आधारित है और किस सिद्धांत पर आधारित है कोई भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी आयोजित करना या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके लिए हमारा आज का हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, एक काल्पनिक शीर्षक है इफेक्ट ऑफ कर्ड ऑन इंटेलिजेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज टू फाइंड आउट द चेंज इन इंटेलिजेंस ओनली ड्यू टू कर्ड। तो इस काल्पनिक उदाहरण में ध्यान दें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कि हम कहते हैं ट्रीटमेंट, उपचार, जिसका प्रभाव आप देखना चाहते हैं, एक अनुसंधानकर्ता देखना चाहते हैं, और आश्रित चर पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना चाहते हैं, वो इस उदाहरण में है इंटेलिजेंस। तो कुल मिलाकर है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ कार्ड एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज इंटेलिजेंस। एक सामान्य भाषा में एक बिल्कुल एक रूट लेवल से शुरू कर रहे हैं। आई एम प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उन गूढ़ स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात भी करेंगे जिनके आधार पर दीज टूल्स आर फुल ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। हियर बे इन्वेस्टिगेटर चाहता है ना कि इंटेलिजेंस में कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया, किस कारण से, केवल ओनली ड्यू टू कर्ड, जो कभी किसी भी प्रयोग में घटित होता ही नहीं। सेवरल फैक्टर्स प्ले वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। इस काल्पनिक उदाहरण में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इंटेलिजेंस, इसमें परिवर्तन लाने में कर्ड के साथ साथ दुनिया भर के कारक अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द चेंज ऑफ ओनली वन वेरिएबल, दैट इज नोन एज कर्ड। तो चेंज इन इंटेलिजेंस इज ड्यू टू टू फैक्टर्स, one is due to independent variable that is curd and due to other factors, these may be daily routine, food habits, lifestyle, heredity, और भी लंबी सूची हो सकती है। अब काम की बात रिसर्च की भाषा में, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ट्रीटमेंट वेरिएंस, चेंज ड्यू टू ट्रीटमेंट। एक वेरिएंस की हमने बात की कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटमेंट वेरिएंस। ट्रीटमेंट वेरिएंस इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ दूसरे कारक भी भूमिका निभाते हैं। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज एरर वेरिएंस। इट मींस द स्टडी विल इंक्लूड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, वन इज ट्रीटमेंट वेरिएंस, अदर इज एरर वेरिएंस। तो जिस सिद्धांत पर आधारित हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना है, जिस सिद्धांत पर आधारित हमें प्रायोगिक अध्ययन आयोजित करना है, that should be based on a principle named maximization of treatment variance and minimization of error variance। कि हमें कुछ ऐसा अपने प्रयोग में करना है जिससे ट्रीटमेंट वेरिएंस का तो मैक्सिमाइजेशन हो और एरर वेरिएंस का मिनिमाइजेशन हो। तो इस वक्तव्य से, इस कथन से, इस सिद्धांत से एक बात तो स्पष्ट है कि एरर वेरिएंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, कि एरर वेरिएंस को नकारा नहीं जा सकता। एज एन इन्वेस्टिगेटर वी कैन ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द एरर वेरिएंस। तो हम ऐसे शोध अभिकल्प का उपयोग करें, ऐसी सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करें जिससे कि मैक्सिमाइजेशन हो ट्रीटमेंट वेरिएंस का और मिनिमाइजेशन हो एरर वेरिएंस का। और एक वाक्य में दोबारा दोहराता हूं कि सेम रिसर्च मींस सेम, यही इफेक्ट ऑफ कर्ड ऑन इंटेलिजेंस कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट डिजाइंस एंड कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो अब हमें खुद निष्कर्ष लेना है कि कौन सा डिजाइन इन सब में उत्तम है और कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल इन सब में उत्तम है। तीसरे भाग की बात करते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल एंड देयर टाइप्स, चर और उसके प्रकार। थोड़ा सा हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आगे की बात मैं आप तक ठीक प्रकार से पहुंचा पाऊं उसके लिए थोड़ा सा वेरिएबल्स की बात करेंगे। हिंदी में हम चर कहते हैं, वेरिएबल्स। डिफरेंट ऑथर्स क्लासिफाइड वेरिएबल्स इन डिफरेंट वेज। देखिए, पुस्तकें हम सबको ज्ञान प्रदान करती हैं, लेकिन कई बार पुस्तकें हमें शंकित भी करती हैं। डिफरेंट ऑथर्स क्लासिफाइड द सेम कंटेंट्स इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर केवल दो वर्गीकरणों की बात करेंगे। आई विल डिस्कस अबाउट द टू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉजल मॉडल, कि कॉजल मॉडल के आधार पर
हम चरों को कितने भागों में बांटेंगे? इफ वी क्लासिफाई वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉजल मॉडल, कॉजल मॉडल मीन्स दैट इज एप्लीकेबल व्हेन वी आर गोइंग टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, वहां तो कॉजल मॉडल लागू है, दिस कॉजल मॉडल इज एप्लीकेबल। यदि कॉजल मॉडल के आधार पर हम सभी चरों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं तो हमारे पास 3 प्रकार के ही वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंफाउंडिंग, 3 ही है, चौथा नहीं है। इंडिपेंडेंट, हमारा आज का शीर्षक क्या है? इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। तो दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ट्रीटमेंट, और हमारे एग्जाम्पल में क्या है? कार्ड। डिपेंडेंट, आशीचर, हमारे एग्जाम्पल में क्या है? इंटेलिजेंस। और जो डेली रूटीन, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, कुछ एग्जाम्पल्स थे, दीज आर नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल, जिनका प्रभाव ज्ञात करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ वो प्रभाव डाल रहे हैं। एंड वी हैव टू कंट्रोल दीज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, हमें इन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स पर नियंत्रण प्राप्त करना है। क्यों करना है? टू अचीव दैट प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या था? मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। लेकिन उसमें हम पूरी तरह सफल नहीं हो सकते अनुसंधानकर्ता के रूप में। क्यों नहीं हो सकते? कि दीज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स 2 प्रकार के हैं, इंटरवीनिंग है और एक्सटेनियस है। इंटरवीनिंग मीन्स दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ये किसी भी प्रयोगकर्ता के नियंत्रण से बाहर हैं। दीज विल बी कंसिडर्ड एज आवर लिमिटेशंस, हम सबकी सीमाएं हैं, वो हम सबकी सीमाएं कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आज का शीर्षक है इफेक्ट, टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। भाई सर्दी में दही खाएंगे अलग प्रभाव पड़ेगा, गर्मी में खाएंगे अलग प्रभाव पड़ेगा, और उसको लेंगे हम बारिश के मौसम में अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इंद्रदेव को निर्देश तो दे नहीं दे सकते कि मौसम पर काबू रखना, मौसम ऐसा रखना। दीज विल बी कंसिडर्ड एज आवर लिमिटेशंस, वो हमारी सीमाएं होंगी। दूसरा जो हमारा है एक्सटेनियस, टू ए ग्रेट एक्सटेंट वी कैन कंट्रोल, काफ़ी हद तक हम इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। फूड हैबिट्स है, हम कह सकते हैं ना भी ऐसा भोजन ग्रहण करना, साथ साथ डेली रूटीन है, हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था कॉजल मॉडल। तो जो हम चर्चा करने वाले हैं, बार बार चर्चा होगी कि क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और कंफाउंडिंग वेरिएबल का इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा है, और एक्सटेनियस वेरिएबल कौन कौन सा है। एक और बात कर लेते हैं, unit of measurements. On the basis of the unit of measurements, if we classify all variables in different categories, then we classify into only 4 categories. First one is a nominal scale. When we collect data, when we measure any variable in a frequency or count, that will be considered as a nominal scale. For example, smoking. If we want to collect the data on smoking, then we can divide into 2 categories, smokers and non-smokers, etc. This nominal scale can be classified into 2 subcategories. One is dichotomous. The word dichom means 2, having 2 ends. Example, I have given an example, that is smoking, divided into 2 categories, smokers and non-smokers. Next one is a polytomous. Poly means many, categorized in more than 2 categories. For example, race, Indian, Chinese, Polish, Germans, we may categorize in between more than 2 categories. That will be considered as a polytomous. And you will find a series of researches conducted in the field of management, business studies, commerce, on the basis of these, in economics also. But on the basis of collecting the data by taking this nominal scale, we cannot establish cause and effect relationship. Nominal scale में कोई भी ऐसी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं बनी है जिसके आधार पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित कर पाएँ। इसका अर्थ हुआ, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जब नॉमिनल, यदि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए क्या? नॉमिनल स्केल, स्पष्ट सी बात है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल स्केल. व्हेन वी मेजर ए डेटा इन ए ऑर्डर, मे बी असेंडिंग ऑर्डर, मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस. डॉक्टर हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पेन वेरिएबल है या नहीं है? वेरिएबल है ना, पेन कैन बी मेजर्ड, पेन वेरिएबल है। वेरिएबल को यदि हम परिभाषित करें, वेरिएबल मीन्स दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल, जो समय अनुसार बदलता हो, स्थान अनुसार और व्यक्ति अनुसार परिवर्तनशील हो, वेरिएबल है। तो पेन वेरिएबल है या नहीं? पेन वेरिएबल है। अगर कोई डॉक्टर साहब पूछते हैं कि भाई आपका पेन का स्तर क्या है, अगर डेटा मेजर करना चाहते हैं पेन का स्कोर, तो आप ये तो नहीं कहेंगे 2 टन पेन है या 5 सेंटीमीटर पेन है। यू कैन एक्सप्रेस इन ऑर्डर, in ascending or maybe descending order. I have high pain, medium pain, low pain. You can express in this way. Or this ordinal scale can be divided into 2 categories. Sorry, this polytomous can be divided into 2 categories. You can arrange in a order and you cannot arrange in a order. अगला, अब बात कर रहे हैं, क्योंकि बात चल रही है हाउ टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसके लिए हमें जानना होगा किस स्केल ऑफ मेजरमेंट की हमें आवश्यकता है। तो एक बात स्पष्ट होगी
कि यू कैन नॉट एस्टेब्लिश दिस इन केस ऑफ नॉमिनल एज वेल एज इन केस ऑफ ऑर्डिनल, कि वी हैव टू कलेक्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ए इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल मीन्स having same interval in between but has no fixed zero, and next one is a ratio scale having same intervals in between but has a fixed zero. तो जो एक आधार हम सब ने मिलकर बना लिया है कि हमें स्केल ऑफ मेजरमेंट का ज्ञान होना चाहिए और हमें कुल मिलाकर करना है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस. किस शोध अभिकल्प से ऐसा हो पाएगा, किस सांख्यिकीय तकनीक से ऐसा हो पाएगा, विद हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स वी विल डिस्कस. अगली बात, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट डिजाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नाउ द मेन स्टोरी स्टार्ट्स. अब मेन कहानी शुरू होती है. सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट डिजाइन्स. वही अध्ययन अलग अलग डिजाइन्स के माध्यम से किया जा सकता है. और आज का हमारा शीर्षक क्या है? इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस. दुनिया भर के तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन 2-3-4 तरीकों की मैं बात करूंगा, 2-3-4 प्रक्रियाओं की बात करूंगा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी. लेकिन इफ़ यू वांट टू पब्लिश योर आर्टिकल्स इन द टॉप जर्नल्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडेक्स्ड इन स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड सेंट्रल, डायमेंशंस, उस दशा में आपको एक सटीक डिज़ाइन का उपयोग करना होगा और आपको एक सटीक सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करना होगा. अदरवाइज आवर पेपर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड टू पब्लिश इन दैट रेप्यूटेड जर्नल. तो कौन कौन से हो सकते हैं? सेम टाइटल, इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस, कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग सिंगल ग्रुप डिजाइन, कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन, कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग रिपीटेड मेजर डिजाइन, कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग रैंडम ग्रुप डिजाइन. और भी सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, दुनिया भर के और भी डिजाइन है, लेकिन यहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं केवल 4 डिजाइन. सेम शीर्षक है, यही शीर्षक है इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस. हम इन 4 शोध अभिकल्पों के माध्यम से इस सेम स्टडी को आयोजित कर सकते हैं. चारों को की बात करते हैं और निष्कर्ष निकालेंगे चारों में से सबसे अच्छा कौन. और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विल बी अप्लाइड इन ईच डिजाइन. ऐसा नहीं है सिंगल ग्रुप डिजाइन में कोई अलग सांख्यिकीय तकनीक होगी, पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन में कोई और तकनीक होगी, रिपीटेड मेजर डिजाइन में कोई और तकनीक होगी, और रैंडम ग्रुप डिजाइन दैट इज आल्सो नोन एज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, इस डिजाइन में कोई दूसरी सांख्यिकीय तकनीक होगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. पहले से शुरू करते हैं, पहले से. सिंगल ग्रुप डिजाइन, नाम से स्पष्ट है, एक ही ग्रुप होगा, समूह केवल एक होगा और डिजाइन का स्ट्रक्चर ये है. सिंपल सा, इससे सिंपल क्या होगा? डिजाइन का स्ट्रक्चर ये है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डिजाइन. देयर आर 2 O's एंड 1 X. रिसर्च की भाषा में हम बात करें, O मीन्स ऑब्जर्वेशन, X मीन्स ट्रीटमेंट. सामान्य सी बात. तो इन आवर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, X इज कर्ड, O means we are having the 2 observations. O1 means pre-test, O2 means post-test, and X will be given to the subjects, suppose for 1 month, 2 months or 3 months. Let's discuss step by step. First, O observation 1 will be taken, that means pre-test will be taken. After that treatment will be given, treatment दी जाएगी, और treatment के बाद O2 means post test, और investigator will compare O1 and O2. Investigator will compare pre and post. If the significant difference exists, in that case, yes, there is a significant effect of taking card on intelligence. If insignificant difference occurs, in that case we will conclude there is no significant effect of taking card on intelligence. इतनी सी बात है. लेकिन बात इसमें ध्यान दीजिए कि सिद्धांत पर आधारित प्रायोगिक अध्ययन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस. क्या वो फुलफिल हो रहा है यहाँ? दिस डिजाइन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए इल डिजाइन. यह डिजाइन इल कैटेगरी का डिजाइन है. क्यों इल डिजाइन है? कि द प्रिंसिपल इज नॉट फुलफिल्ड. उस सिद्धांत की पूर्ति नहीं हो रही. आप कार्ड के साथ साथ पता नहीं, देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल. आपके सामने डेटा है, सीधा रो स्कोर्स, ये रो स्कोर्स आपके सामने है. आप फर्स्ट वी हैव टेकन द प्री टेस्ट, इन बिटवीन दिस वी हैव गिवन द ट्रीटमेंट, एंड वी हैव टेकन पोस्ट टेस्ट, एंड वी हैव टू कंपेयर प्री एंड पोस्ट. हमें 2 की तुलना करनी है, प्री और पोस्ट की तुलना करनी है. द स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच विल बी अप्लाइड टू कंडक्ट दिस स्टडी, जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करेंगे, दैट इज नोन एज डिपेंडेंट टी टेस्ट, दैट इज नोन एज पेयर्ड टी टेस्ट. अलग अलग पुस्तकों में डिपेंडेंट टी टेस्ट को भी अलग अलग नामों से दर्शाया गया है. डिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, कोरिलेटेड टी टेस्ट एंड रिपीटेड मेजर टी टेस्ट. तो इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं. तो पहला कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट द सेम स्टडी
that is effect of card on intelligence by using the single group design and by the application of which technique? Dependent t-test, paired t-test, correlated t-test, repeated measure t-test. We can conduct the same. तो थोड़े से प्रैक्टिकल पार्ट से शुरू करते हैं. प्रैक्टिकल पार्ट से ध्यान दीजिए. I will demonstrate practically also. हमारा शीर्षक क्या है? Effect of card on intelligence. On how many subjects you have conducted the study? कितने सब्जेक्ट्स पर आपने अध्ययन आयोजित किया? कल्पना कर लीजिए. सपोज देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि माई डिलीवरी विल नॉट बी ऑफ वन वे प्रोसेस. ऐसा नहीं कि केवल मैं बोलता रहूँ, तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस. आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट. आप सभी भी मेरी तरह एक शैक्षिक पेशे से जुड़े हैं, अध्यापक हैं. कितने सब्जेक्ट्स पर थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरे लिए भी बढ़ना अच्छा रहेगा. कितने सब्जेक्ट? डिसाइड योर एट योर ओन. कितने सब्जेक्ट्स? 6, 10 ले लिए, ठीक है. 10 सब्जेक्ट्स यू हैव टेकन 10 सब्जेक्ट्स. उससे पहले सबसे पहले क्या किया सर आपने? प्री टेस्ट. प्री टेस्ट. और किस पर प्रभाव देख रहे हैं आप? इंटेलिजेंस. 10 सब्जेक्ट्स हैं, उनका पहले आपने क्या किया? प्री टेस्ट मेजर किया सर, यस और नो? ठीक है. तो प्री टेस्ट के स्कोर. इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया आपने? स्केलिंग कर दिया. स्कोर बताए कर देते हैं. ये स्क्वायर में आई एम एंटरिंग द स्कोर्स ऑफ दिस. सर दीज आर द स्कोर्स ऑफ इंटेलिजेंस. प्री टेस्ट स्कोर्स ऑफ इंटेलिजेंस. एग्री? स्कोर हो गया सर इंटेलिजेंस के. अब उसके बाद क्या करेंगे? ट्रीटमेंट विल बी गिवन. कितने दिन दी? कल्पना कर लीजिए. आई एम एंटरिंग द स्कोर्स ऑफ पोस्ट टेस्ट. इज इट ओके सर? फर्स्ट कॉलम में हमारा था प्री, सेकंड कॉलम में हमारा है पोस्ट. सर विच स्टैटिस्टिकल टूल विल बी यूज्ड? डिपेंडेंट टी टेस्ट. चर्चा हो चुकी है. डिपेंडेंट टी टेस्ट. And by using SPSS, we are analyzing the data by using the technique dependent t-test, paired t-test, correlated t-test. दुनिया भर के नाम है. तो go to analyze, go to compare means or this paired sample t-test, bring pre inside, make a pair and click on OK. The results will be in front of you. परिणाम हम सबके सामने. ठीक. आप देखिए, these are the mean scores. mean of pre 7.3, mean of post is 8.1. लेकिन जो पॉइंट एस्टिमेट है, that is no mean in this example, मीन के आधार पर मीन में वृद्धि हुई, उसके आधार पर हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते. we can conclude is there any significant difference. we can take decision on the basis of a dependent t-test, and this t value is this, and the significant level is 0.03. It means the result shows that yes, there is a significant effect of taking card on intelligence. We have analyzed by using which design? Single group design. And we have analyzed by using which statistical tool? Dependent t-test. और कितने हमारे पास हैं? 4. और भी हैं, लेकिन I have taken only simplest ones. तो इसमें इस डिज़ाइन में क्या कमी है? The principle of maximization of treatment variance and minimization of error variance is not fulfilled. आप डिसर्टेशन पर एक गाइड करने के लिए चलेगा. If you want to publish your articles in the top journals, the paper will not be accepted. इस बात से तो आप एग्री होंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि अध्ययन में नियंत्रण नहीं है. किन पर? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स पर. लेकिन कंफाउंडिंग के एक टाइप पर तो हो ही नहीं सकता नियंत्रण. किस पर? इंटरवीनिंग पर. हमें जोर देना है कंट्रोल करने के लिए. किस पर? एक्सट्रेनियस. इतनी सी बात. एक क्यू डिज़ाइन की ओर बात करते हैं, एक डिज़ाइन की ओर बात करते हैं. सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड ऑन बाय टेकिंग रिपीटेड मेजर डिज़ाइन. सिंगल ग्रुप डिज़ाइन में कितने ग्रुप थे? एक समूह था. इसमें भी कितने ग्रुप हैं? एक ही समूह होगा. वहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितने थे? 2 थे. कौन कौन से थे? प्री पोस्ट था. यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है? मोर देन 2. इसमें तो 3 है. यू कैन टेक मोर देन 2. थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि ये उस डिज़ाइन से बेटर कैसे है. वाई दिस डिज़ाइन इज़ बेटर देन दैट.
हमारा टाइटल है टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। प्री और पोस्ट थे, बीच में सर ने कहा था ड्यूरेशन फिक्स थी 1 वीक। ठीक सर, इस टाइटल को परिवर्तित करते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज। एक्स नाम की दवाई का वाई नाम की बीमारी पर प्रभाव हो सकती है ना स्टडी। तो एक्स नाम की दवाई आपने कितने दिन दी, जो आपने कहा था 7 डेज। तो हो सकता है सर कि पहले 2 दिन उस दवाई ने बीमारी को ठीक किया, फिर ओवरडोज हुआ और कबाड़ा हो गया और भी भट्टा बैठ गया, ये भी तो संभावना है। इट मीन्स वी रिक्वायर एग्जैक्ट डेट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इंस्टेड ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन प्री एंड पोस्ट वी कैन टेक एवरी डे शाम को लीजिए ना आप वाई डिजीज का प्री टेस्ट, मिड 1, मिड 2, मिड 3 एंड फाइनल टेस्ट। एंड इन दिस आई हैव टेकन ओनली मिनिमम, दैट इज 3. So instead of taking only 2 observations, we can take more than 2 observations. तो उसकी तुलना में ये डिज़ाइन बेटर है। लेकिन यहाँ जो कमी उसमें थी वो कमी इसमें भी है कि जो प्रिंसिपल था मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, यह भी फुलफिल नहीं कर रहा है। उसमें टेक्निक कौन सी यूज हो रही थी, डिपेंडेंटी टेस्ट। इसमें जिस टेक्निक का आप यूज करेंगे दैट इज नोन एज रिपीटेड मेजर एनोवा, रिपीटेड मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालाइज करते हैं डेटा, आप देखिए पहले, ये देखिए डेटा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज 20, दिस इज अ प्री टेस्ट, मिड टेस्ट, फाइनल टेस्ट। बट इन आवर एग्जाम्पल वी विल टेक 5 ऑब्जर्वेशंस, जिससे कि स्पष्ट हो 3 ऑब्जर्वेशन से अधूरापन रहेगा। वी आर इंस्टेड ऑफ 3 वी आर गोइंग टू टेक 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, जिससे कि हमें पूरे एनालिसिस के बारे में ठीक प्रकार से समझ पाएं। तो क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस हुए, 5, प्री, मिड 1, मिड 2, मिड 3 एंड फाइनल। इज इट ओके? 5 ऑब्जर्वेशंस हुए कि वी हैव टेकन 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। ये 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। तो सर आप फिर कोऑपरेट कीजिए कि ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू कंडक्टेड दिस स्टडी, कितने सब्जेक्ट्स पर आपने इस अध्ययन का आयोजन किया, बताइए, बोलिए। 20, ठीक है। यू वांट टू कंडक्ट दिस स्टडी बाय टेकिंग 20 सब्जेक्ट्स। इनिशियल स्टेप, पहला चरण क्या हमारा, हम टाइटल चेंज करते हैं, कार्ड को छोड़ दीजिए, इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज। ठीक है, तो जो डिजीज का भी नाम कुछ भी ले लीजिए, जो वी कैन मेजर दैट पर्टिकुलर डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ ए ब्लड कॉन्टेंट्स, ब्लड टेस्ट से हम याद कर सकते हैं। मान लीजिए तो आपने उस डिजीज का लेवल देखा कब, फर्स्ट इनिशियल। तो दीज आर द स्कोर्स ऑफ प्री टेस्ट, ये प्री टेस्ट के स्कोर्स है। इज इट ओके सर? और उसके बाद आपने कहा हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वी आर गोइंग टू टेक, डिसाइड हो चुका है 5, प्री, मिड 1, मिड 2, मिड 3 एंड फाइनल। तो देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, ये सारे मैं डेटा एंटर कर रहा हूं। दीज आर द स्कोर्स ऑफ, करेक्ट करते हैं उसको। आपको मेडिकल, बायोमेडिकल साइंसेज में, बेसिक साइंसेज में इस रिपीटेड मेजर एनोवा का अत्यधिक उपयोग दिखेगा। नाउ आई एम एंटरिंग द डेटा फॉर 4th observation. Now last final test, 5th observation. Data entry is complete. Go to variable view. नाम दे देते हैं सर, पहला क्या था, प्री, दूसरा है मिड 1, तीसरा है मिड 2, नेक्स्ट है मिड 3, नेक्स्ट वन इज फाइनल और पोस्ट टेस्ट। नाउ द डेटा एंट्री इज कंप्लीट इन SPSS। किस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं, रिपीटेड मेजर एनोवा। अब लेकिन थोड़ा सा गहराई से जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। वी हैव टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स। वहाँ तो उस डिज़ाइन में तो एक ही ऑब्जेक्टिव था, दूसरा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस, इतनी बात थी बस। लेकिन यहाँ तक बात सीमित नहीं रहेगी।
लेट्स फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव, बेस्ट पॉसिबल टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। एग्री, एक्स का वाई पर प्रभाव ज्ञात करना। लेकिन और अच्छा, अगर और अच्छी भाषा का हम उपयोग करना चाहें तो यहाँ इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, इफेक्ट के साथ साथ वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड इफेक्ट, द अप्रोप्रिएट वर्ड इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। एग्री, ये रहेगा ना कि ओवरऑल क्या इफेक्ट है, ट्रेंड क्या है, कब बढ़ा घटा, कि कहां तक दवाई देना ही उपयुक्त है, हो सकता है ना। सेकंड ऑब्जेक्टिव विल बी टू फाइंड आउट द चेंज इन बिटवीन दिस, टू फाइंड आउट द चेंज इन फर्स्ट एंड सेकंड। और स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, रिसर्च की भाषा में, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से सेकंड ऑब्जर्वेशन में जो चेंज होता है दैट इज नोन एज ए लीनियर ट्रेंड। लीनियर, तो द सेकंड ऑब्जेक्टिव विल बी टू फाइंड आउट द लीनियर ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। नेक्स्ट, चेंज बिटवीन दिस एंड दिस, रिसर्च की भाषा में दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक ट्रेंड। उसके बाद हम देखेंगे चेंज बिटवीन दिस एंड दिस, दैट इज नोन एज क्यूबिक ट्रेंड। ओनली देयर आर ओनली दीज थ्री टर्मिनोलॉजीज इन केस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी केवल तीन ही है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। उसके बाद जितनों का भी उपयोग किया जाता है, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्टिव हमारे कितने हुए, कितने ऑब्जेक्टिव हुए भाई, आप सहयोग करेंगे तभी तो। पहला, टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, टू फाइंड आउट द लीनियर ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, टू फाइंड आउट द क्यूबिक ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ। तो ये हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड फोर्थ ऑर्डर। तो टोटल ऑब्जेक्टिव कितने हो गए हमारे, 5। नहीं तो यहाँ तो 4 ही हुए ना मैडम, यहाँ तो 4, चेंज 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 एंड चेंज, यहाँ तो 4 ही हैं, तो 5 हुए ना। नहीं, मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहा, बताइए कैसे एक्सक्लूड कर रहा हूँ। दोबारा, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, हो गया। सेकंड इज टू फाइंड आउट द चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, कितने हुए, 2 हो चुके ना मैडम, एक मेन, 2 सेकंड। टू फाइंड आउट द चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, 3, 5 हुए ना। आई इंक्लूडेड दैट ऑल्सो, उसको भी इंक्लूड कर लिया। तो टोटल ऑब्जेक्टिव हमारे कितने, 5। तो आप यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज, एक सरल भाषा में ऐसा हो सकता है कि दिस टेक्निक विल फुलफिल 5 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इन दिस पर्टिकुलर केस। और टेक्निक का नाम रिपीटेड मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सेम वही अध्ययन है, इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस, बस कार्ड ऑब्जर्वेशंस हम 2 की जगह 5 ले रहे हैं और बची हुई सारी बातें समान है। दिस डिजाइन इज, दिस रिपीटेड मेजर डिजाइन इज बेटर देन सिंगल ग्रुप डिजाइन, लेकिन यह भी फुलफिल नहीं कर रहा उस सिद्धांत को जो सिद्धांत है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। इसको करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए फैसिलिटीज़ ये सब उसमें भी हैं, एक्सेल में भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा इजी है करना और इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स का ठीक रहेगा। गो टू एनालाइज, गो टू जनरल लीनियर मॉडल और रिपीटेड मेजर पर चले जाइए, रिपीटेड मेजर पर चले जाइए। हम रिपीटेड मेजर पर जाइए। देखिए इंग्लिश भाषा में फैक्टर के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ जिस फैक्टर शब्द का उपयोग किया गया, फैक्टर मीन्स ऑब्जर्वेशन, इतनी सी बात है। फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर्स वी हैव, 5, वी हैव 5 फैक्टर्स, ठीक है। चॉइस इज योर्स। यहाँ फैक्टर का फैक्टर लिखे देना, रहने देना चाहते हैं तो फैक्टर लिखा रहने दीजिए, आप चेंज करना टेस्ट लिख दीजिए, ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो जो हम बार बार जिस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, क्यों ना हम उसी शब्द का उपयोग यहाँ लिखें, ऑब्जर्वेशंस। और ये पूछ रहा है कि भाई कितने लेवल है ऑब्जर्वेशन के, ये हमारे 5 ऑब्जर्वेशन। सॉफ्टवेयर कोई अंतर्यामी तो है नहीं, इसको क्या पता कि पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, तो वी हैव टू ऐड दीज ऑब्जर्वेशंस फॉर एनालिसिस पर्पजेस। उस एनालिसिस पर्पज के लिए हमें सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना होगा। इज इट, वी एडेड।
आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, उसके बाद हमें क्या करना है, देन वी हैव टू डिफाइन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब सभी को डिफाइन कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर पूछ रहा है हमसे कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 2 3 4 5, इसका अर्थ क्या है। तो आप एक काम कीजिए ना, इसको, ये फर्स्ट है, प्री मिड 1 हो गया, मिड 2 हो गया, मिड 3 हो गया, मिड 4 हो गया, वी एंटर्ड ऑल। तो टच स्क्रीन तो और आसान है ना, ठीक, बताया नहीं आपने, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इज इट ओके। अब कितने ऑब्जेक्टिव है, कितनी अच्छी बात है, आप ओके पर क्लिक करेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। देखिए वैसे यूजलेस है, इंटरप्रिटेशन पर्पसेस के लिए नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वी हैव टेकन दीज 5 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, आर पर्पसेस, जो पहला ऑब्जेक्टिव था, पहले अपनी भाषा में फिर रिसर्च की भाषा में। अपनी भाषा में था टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, यही था ना, मीन्स ओवरऑल ट्रेंड था। इट मीन्स कैसे देखेंगे, बाय सीइंग द डिफरेंस बिटवीन 5 ऑब्जर्वेशंस, प्री मिड 1 मिड 2 मिड 3, इनमें अंतर, तो वी आर कंपेयरिंग 5 ऑब्जर्वेशंस। तो ये ऑब्जर्वेशंस के बीच में कंपैरिजन है, यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जेक्टिव कि सिंस द एफ वैल्यू ऑफ 71.232 इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 और जो भी मेडिकल साइंस में 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो इट इज कंक्लूडेड दैट देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। लेकिन अब कब, कितना, तो कितने हमारे ऑब्जेक्टिव बचे, 4 बचे ना, टू फाइंड आउट द लीनियर ट्रेंड, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड फोर्थ ऑर्डर। अब उनको देख लेते हैं, अब उनको हम देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, क्वाड्रेटिक सफिशिएंट है, देयर इज नो नीड टू ऑफ दिस। ध्यान दीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लीनियर ट्रेंड इज ए सिग्निफिकेंट, quadratic trend is significant, but cubic and order 4 trend are not significant. Is it okay? Simple सी बात है। तो we have conducted the same study, effect of taking card means effect of x on y by using 2 different designs, single group design and repeated measure design। ठीक, अब अगली बात करते हैं, तीसरे डिज़ाइन की बात करते हैं। जरूर मैडम, क्यों नहीं। We have a problem when we are doing a market survey because most of the data we collect is from market, so we cannot actually target the same group again. Like for example, yeah, so if I have a panel, I create a panel of people and then I take one test, then after, like even if I want to test an advertisement with the seeing। मैडम का सिंपल सा क्वेश्चन है, मैडम ने पूछा कि वी कैन नॉट रिपीट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, सब्जेक्ट्स विल बी डिफरेंट। इतनी सी फर्क है। तो देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, जिनमें से 5 प्रमुख हैं। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, रिपीटेड मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, बिटवीन टू वे फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, विदिन टू वे फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, विदिन टू वे फैक्टोरियल। तो ये उन 5 में से एक की बात की हमने, किसकी, रिपीटेड मेजर की। ग्रुप विल बी द सेम इफ द ग्रुप इज सिंपल, इन दैट केस अप्लाई वन वे एनोवा। हाँ यस, फर्क कितना सा है, इफ द सेम सब्जेक्ट्स आर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस यू हैव टू अप्लाई रिपीटेड मेजर, नाम से स्पष्ट है, रिपीटेड मेजर। यस यस, कोई मैंने कहा हमें फिर पैनल बनाना पड़ेगा, जो क्या कहते हैं वही ग्रुप बार-बार टेस्ट किया जाए। लेकिन मैडम उसमें एक समस्या आती है, और गहनता की बात करें तो आपने पहला भी सेम वेरिएबल के ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे हो, फिर मान लो कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो रेस्पॉन्सेज है, वो तो सेम ट्रेट की ले रहे हो ना, इंडिविजुअल अलग अलग होंगे, इतनी सी बात है। कल्पना कीजिए एक व्यंग्यात्मक एग्जाम्पल, आप कुछ मेज़र कर रहे हैं, पहले ऑब्जर्वेशन में आपको घोड़े टकरा गए, उनका रेस्पॉन्स अलग होगा, और दूसरी बार गधे टकरा गए, वही बात घोड़ों से पूछोगे तो अलग बात है, और वही गधों से पूछोगे तो अलग बात है। मेथड है तो इट्स मींस यू हैव लिमिटेशंस, इट मींस स्टडी एरर फ्री नहीं हो सकती। वैसे सर ये यूज होता है जहाँ पर क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग टेस्टिंग होती है ना, वहाँ पे जो मार्केट रिसर्च की फर्म्स होती है, yes, yes, yes. वो एक ग्रुप
पैनल बना के रखते हैं और वो रिपीटेड मेजर्स करते हैं उनको। ठीक, आगे चलते हैं। पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन। सी, अभी तक दोनों डिजाइन थे, कितने ग्रुप थे? नहीं सर, एक ही ग्रुप था सर, 5 कहाँ थे? एक ही ग्रुप था सर, एक ही ग्रुप के प्री मिड वन, उसमें भी प्री पोस्ट एक ही का था, दूसरे में भी एक ही ग्रुप का प्री मिड वन मिड टू मिड 3 एंड फाइनल था, ग्रुप दोनों में एक था। अब यह डिजाइन है, सेम स्टडी है, इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस या इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। वी आर कंडक्टिंग द सेम स्टडी बाय टेकिंग 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप आए, एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है। देयर इज नो प्री टेस्ट, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। क्यों? इफ वी आर श्योर, इफ बोथ द ग्रुप्स आर इक्वल, अगर हम श्योर का है कि भाई, तो क्यों? अगर कुछ बायोमेडिकल साइंसेज के कुछ टेस्ट है, उसमें ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छा पैसा लगता है, उस दशा में आपको प्री टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू आर श्योर कि प्री टेस्ट दोनों बराबर हैं, डायरेक्टली गिव ट्रीटमेंट टू वन, इसको एक्स नाम की दवाई दी, इसको नहीं दी, कंपेयर दीज टू, इफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट, मेडिसिन का फर्क पड़ा, नहीं तो नहीं फर्क पड़ा, इतनी सी बात है। तो कितने लोगों पर यह अध्ययन आयोजित किया सर? मान लीजिए कितनों पर किया सर? 10 एक्सपेरिमेंटल, 10 कंट्रोल। ठीक है, तो प्री टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ये डिजाइन आप देख लीजिए, ये सामने है, ये रो स्कोर्स देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रो स्कोर्स है, या कंट्रोल ग्रुप के रो स्कोर्स है। ग्रुप्स आर डिफरेंट, वहां ग्रुप वही था, उसके प्री पोस्ट थे, तो वहां किस टेक्निक का उपयोग किया गया था? कहां रिपीटेड मेजर एनोवा हो गया? वहां केवल एक ही ग्रुप था, उसके 2 कॉलम्स थे, डिपेंडेंट टी टेस्ट का हमने उपयोग किया था। वी कंपेयर्ड प्री वर्सेस पोस्ट। यहां पर भी 2 ही कॉलम है, लेकिन सेपरेट है, इंडिपेंडेंस है। तो द टेक्निक विच विल बी यूज्ड इज नोन एज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण। जिस टेक्निक का हम उपयोग करेंगे वो है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। वहां था डिपेंडेंट टी टेस्ट, यहां है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इतनी सी बात है। लेकिन वो डिपेंडेंट टी टेस्ट को कितने नामों से जाना जाता था? 4। डिपेंडेंट, कोरिलेटेड, रिपीटेड मेजर, एक और था पेयर्ड। यहां भी दिस टेक्निक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज नोन बाय 4 डिफरेंट नेम्स। इसका नाम है स्टूडेंट टी टेस्ट, कुछ किताबों में इसको सिंपल टी टेस्ट भी कहते हैं, और कुछ बुक्स में आपको मिलेगा अनपेयर्ड टी टेस्ट, अनपेयर्ड टी टेस्ट। इसको भी देखते हैं। ये डिजाइन क्या अच्छा है? ये डिजाइन भी अच्छा नहीं है। आपने एज्यूम कर लिया कि इनिशियली बोथ द ग्रुप्स आर इक्वल, आपने मान लिया कि इनिशियली दोनों ग्रुप इक्वल है, लेकिन मान लो अनइक्वल हो तो अनइक्वल में होंगे डिफरेंट, एक हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर फर्क पड़ेगा दवाई का, एक पर ना पड़े। हो सकता है एक में गधे हों, एक में घोड़े हों, या तो दोनों में गधे हों या दोनों में घोड़े हों, सामान्य एग्जाम्पल। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पर गलती हमसे हो सकती है। तो ये इसका डेमोस्ट्रेशन देखना है या चौथे डिजाइन पर चले डायरेक्ट? हाउ टू एनालाइज, आवश्यकता यस और नो? आई विल प्रोसीड एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। जिस निष्कर्ष तक हम पहुंचना चाहते हैं उसके लिए इन तीनों डिजाइन की चर्चा करनी पड़ी। मैं डायरेक्टली भी ले सकता था दिस डिजाइन को कि विच डिजाइन इज बेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का आइडिया है सबको, आगे चले चले। ठीक, अब मेन चर्चा करते हैं विच डिजाइन इज बेस्ट। अभी तक, अब थोड़ी सी, अब मेन कहानी शुरू होगी। अगर वास्तव में आप कोई प्रायोगिक अध्ययन बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अब सुनने की बात है। अभी तक हम कितने डिजाइन की बात कर चुके हैं? 3 डिजाइन की। कितनी स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात कर चुके हैं? 3 की। सिंगल ग्रुप डिजाइन में पेयर टी टेस्ट था, रिपीटेड मेजर डिजाइन में रिपीटेड मेजर एनोवा का उपयोग किया था, और अभी जो बात की है
पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिज़ाइन में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेड नहीं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का हमने उपयोग किया, अनपेड टी टेस्ट का हमने उपयोग किया। ठीक, अब इन तीनों डिज़ाइनों को तो हम सब ने रिजेक्ट कर दिया। इन तीनों डिज़ाइन को हमने क्यों रिजेक्ट किया? कि जो सिद्धांत था मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस और मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, उसकी पूर्ति नहीं हुई, इसलिए आवश्यकता पड़ी अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन को जानने की, क्योंकि जितने भी टॉप रिसेंटली वी हैव फेस्ड कोविड-19 पेंडेमिक, तो मेडिकल साइंसेज प्रोफेशनल्स ने जो इजाद किया, इन्वेंट किया एक कोवैक्सीन, दैट इज बेस्ड ऑन एन एक्सपेरिमेंट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो है कि दे एस्टेब्लिश्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कोवैक्सीन एंड कोविड, वही तो था, कहानी वही थी। इसी अध्ययन को करने के लिए किस डिज़ाइन का उपयोग किया गया होगा या किया गया, उसकी चर्चा करते हैं। अब है अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, प्रायोगिक अध्ययन आज में नहीं, सैकड़ों साल पुराना भी इतिहास है हमारे पास प्रायोगिक अध्ययन के, सैकड़ों से भी पहले का, और बहुत अच्छे प्रायोगिक अध्ययन। तो जितने भी प्रायोगिक अध्ययन है, दीज आर बेस्ड ऑन द अर्लियर एजम्पशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और एविडेंसेस हैं 1872 के। नॉन एविडेंसेस, अननोन की तो बात छोड़ दें, हम वो उसकी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो उल्लेखित है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एविडेंसेस बात करें तो हमें 1872 में एक लॉ मिला, लॉ ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, एंड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल वाज गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल हमें दिया। इस लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल को हम समझ लें तो बहुत अच्छे प्रायोगिक अनुसंधान हम आयोजित कर सकते हैं। अब प्रश्न उठा कि लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या है? लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल कहता है, if two situations are alike in all respect, if one element is added to one not to another, if one element is subtracted from one not from another, if the difference exists, that is due to added element or subtracted element। दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, एक से कुछ निकाला जाए दूसरे से नहीं, फिर भी दोनों के बीच में अंतर आता है तो दिए गए एलिमेंट या निकाले गए एलिमेंट के कारण है। ड्यू टू दिस लॉ ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, इस लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल के आधार पर ही कंसेप्ट आया कंट्रोल ग्रुप का। जो सिंगल ग्रुप डिजाइन में तो कंट्रोल ग्रुप था ही नहीं, तो कंसेप्ट आया कंट्रोल ग्रुप का। एक प्रायोगिक समूह हुआ और एक नियंत्रित समूह हुआ। लॉ कहता है इफ टू सिचुएशंस आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है। दो दशाओं मीन्स वन इज एक्सपेरिमेंटल, वन इज कंट्रोल। दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल। एक को कुछ दिया जाए दूसरे से नहीं, एक को आपने ड्रग एक्स दी दूसरे को नहीं, या यहां पर कंडीशन नहीं है, यह भी तो हो सकती है एक से कुछ निकाला जाए दूसरे से नहीं। बे किसी चीज के निकालने का प्रभाव भी तो देख सकते हो आप। तो जो प्रभाव आया दैट इज ड्यू टू एडेड एलिमेंट और सब्ट्रैक्टेड एलिमेंट। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकला कि कंट्रोल ग्रुप का जो कंसेप्ट आया दैट इज ओनली ड्यू टू लॉ ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। तो जो नया डिजाइन हमारे सामने आया वो डिजाइन आ गया रैंडम ग्रुप डिजाइन। हमारे सामने आया रैंडम ग्रुप डिजाइन। रैंडम ग्रुप डिजाइन सोशल साइंसेज में तो रैंडम ग्रुप डिजाइन के नाम से होगा, लेकिन साइंटिफिक जो साइंस सब्जेक्ट्स के फील्ड हैं, मेडिकल साइंसेज हैं, बायोमेडिकल रिसर्चेज हैं, उसमें इसी डिजाइन का दूसरा नाम है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इसलिए कंफ्यूज ना हो, रैंडम ग्रुप डिजाइन कहें या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन कहें, दोनों की बात वही। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस। तो हमारा टाइटल क्या है? देखो इसको थोड़ी चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा टाइटल क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। इज इट ओके? एक्स क्या है हमारी? मेडिसिन। वाई क्या है हमारी? डिजीज। इतनी सी बात है। इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव? दो है। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वी हैव? 4। O1 is a pre-test of experimental, O3 is a pre-test of control, O2 is a post-test of this, post-test of this। ठीक है, तो प्री-टेस्ट कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से नाम से दर्शाए गए हैं? O1 एंड O3। O1 O3 में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? बताइए, जल्दी बताइए। होना चाहिए या नहीं? है? होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपने कहा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। दोनों की बात करते हैं। सर लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल में तो ये कहा था
इफ टू सिचुएशंस आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, दो दशाएं पूर्ण रूप से समान हैं। आप बादाम खाने का इंटेलिजेंस पर प्रभाव देखोगे और मान लो एनिमल वर्ल्ड में ये देखना चाहो और एक में रख दोगे घोड़ों को और एक में रख दोगे ऊंट को, तो हो सकता है घोड़ों पर फर्क पड़े, ऊंट पर ना फर्क पड़े। या तो दोनों में ऊंट रखोगे या दोनों में घोड़े रखोगे, एग्री हो ना? इनिशियल लेवल शुड बी सेम और एवरी ट्रेट शुड बी सेम। इज इट ओके? इट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन O1 एंड O3। डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मान लो यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, थोड़ा सा डिजाइन की गहराई में जा रहे हैं और एक अकेले डिजाइन से बहुत उत्तम श्रेणी के शोध पत्र हम सब लिख सकते हैं। डिफरेंस आ गया तो आप यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट कि डिफरेंस नहीं आए, लेकिन मैडम हो गया गलती, तो क्या हुआ फिर? एरर हुआ ना। उसका अर्थ क्या निकलेगा? उसका अर्थ निकलेगा मीन्स मैडम यू फेल्ड इन द रैंडम असाइनमेंट, कि हम असफल हो गए दोनों ग्रुप्स को बराबर विभाजित करने में। एग्री करते हो ना? तो जो व्हेन वी फेल, तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगे? दो रहेंगे। पहला तो रीस्टार्ट द स्टडी, यानी दोबारा से सारे ऑब्जर्वेशंस और कॉस्टली हुआ तो बट्टा बैठ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इसका कोई पैरेलल सॉल्यूशन निकालें, पैरेलल सॉल्यूशन निकलेगा। मान लो कि दोनों में डिफरेंस आ गया, अनइक्वल है, तो ये अध्ययन को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव करेगा? नेगेटिव का पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, जो गलती तो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो जो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, ध्यान से समझ, हमें उस सांख्यिकी तकनीक की उपयोगिता है। अब दैट टेक्निक इज फुल ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, और इसमें हम टेक्निक जो यूज करेंगे वो है एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एनकोवा क्यों करेंगे? एनकोवा प्री टेस्ट मीन्स में डिफरेंस आने के कारण पड़े हुए प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देखने की प्रक्रिया करता है एनकोवा। नहीं क्लियर हुआ? प्री टेस्ट में डिफरेंस आया, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उस नकारात्मक प्रभाव को एडजस्ट करते हुए प्रभाव देखने की प्रक्रिया है एनकोवा। इट मीन्स वी डू नॉट कंपेयर, मीन्स वी कंपेयर एडजस्टेड। एक शब्द देखिएगा पेपर्स में, वी कंपेयर एडजस्टेड मीन्स। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड मीन्स? यानी मीन ऑब्टेन्ड आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ एरर। एडजस्टेड मीन्स the mean that is obtained after the adjustment of error, कि we instead of comparing means, ना हम प्री टेस्ट मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, ना पोस्ट टेस्ट मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं एडजस्टेड पोस्ट टेस्ट मीन्स के को कंपेयर कर रहे हैं। और एडजस्टमेंट किसका है? एरर का है। इतनी सी बात है। तो किस टेक्निक का उपयोग करेंगे? एनकोवा। तो हाउ टू डू? स्लोली देखिए, हम खासकर मेडिकल साइंस और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के लिए तो ये टेक्निक बहुत जानने की ज़रूरत है इसकी। अगर बहुत अच्छे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो इन चारों डिज़ाइन में से सिंगल ग्रुप डिज़ाइन, रिपीटेड मेजर डिज़ाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिज़ाइन और रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, जिसका दूसरा नाम है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, इन चारों में से सबसे अच्छा कौन? रैंडम ग्रुप डिज़ाइन। क्यों? द प्रिंसिपल इज फुलफिल्ड, सिद्धांत की पूर्णतः पूर्ति हुई। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, इसलिए यह डिजाइन है। एनालाइज कैसे करना है इसको? देखिए सर, इन डेटा को मैं उठा रहा हूं, इसी को उठा रहा हूं। हाउ मेनी स्कोर्स आर देयर? कितने स्कोर्स हैं बताइए सर, कितने स्कोर्स हैं? अरे सर साफ है 80 स्कोर है ना। भी प्री टेस्ट के एक्सपेरिमेंटल प्री टेस्ट 20 है, तो टोटल स्कोर कितने हैं? 80 हैं। और एक्सपेरिमेंटल के कितने हैं? 40 हैं। और प्री टेस्ट कितने हैं? 40 हैं। प्री टेस्ट कितने? 40 के 20 एक्सपेरिमेंटल 20 कंट्रोल। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि वी हैव टू एंटर, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, we have to enter all pre-test scores in the one column। ध्यान दीजिए, pre-test स्कोर कितने हैं? 40 है। तो 20 एक्सपेरिमेंटल के 20 कंट्रोल को एक ही कॉलम में एंटर करना है। अभी करेंगे। एक कॉलम में सभी पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स को एंटर करना है, एक्सपेरिमेंटल के भी और कंट्रोल के भी। मैं आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज
स्कोर्स इन SPSS। कॉपी किए स्कोर्स, अभी कितने स्कोर्स कॉपी किए? 80। आई एम गोइंग टू पेस्ट। कई बार हमें ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि पावर पॉइंट पर आपने कोई डेटा रखा है, उसको डायरेक्ट SPSS एक्सेप्ट नहीं करेगा। छोटी छोटी समस्याएं आ सकती हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, हमें उसको एक्सेल में उसको पेस्ट करना पड़ेगा और वहाँ से वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये एक्सेल में पेस्ट किया वो स्कोर जो कॉपी किए थे, और यहाँ से अगेन कॉपी किए गए हैं, और आई एम गोइंग टू पेस्ट इन ऑन। नाउ दिस विल एक्सेप्ट, ये अब एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, टोटल स्कोर कितने हैं? 80 है। ये किसके हैं? प्री एक्स पोस्ट। तो इस प्री को भी इसके नीचे लाना है, इस पोस्ट को भी इसके नीचे लाना है, कि वी हैव टू एंटर ऑल द स्कोर्स इन हाउ मेनी कॉलम्स? 2। प्री टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल, प्री टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इतना सा। तो ये प्री टेस्ट को कट किया और ये पेस्ट किया, और पोस्ट को भी यहाँ से कट किया और ये पेस्ट किया। पहले कॉलम में क्या है? प्री है। दूसरे कॉलम में क्या है? पोस्ट है। अब दोनों ही कॉलम्स में पहले 20 स्कोर्स किसके हैं? एक्सपेरिमेंट। प्री तो कॉलम ही अलग है। दोनों कॉलम में पहले तो कोई भी एक वैल्यू दे दीजिए, कोड दे दीजिए। मान लो हम दे रहे हैं 1। 1 स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल। कहाँ तक के स्कोर एक्सपेरिमेंटल में है? और 2 स्टैंड्स फॉर नाउ। थर्ड कॉलम में हमने क्या लिया है? ग्रुप्स लिए ना। थर्ड कॉलम में हमने ग्रुप्स लिए, और ग्रुप्स 2 लिए हैं। अब वैल्यूज़ में जाइए या डिफाइन कर दीजिए। पूछेगा आपसे 1 का अर्थ क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ऐड कर दीजिए। 2 मीन्स कंट्रोल ग्रुप। ऐड कर दीजिए। नाउ द डेटा एंट्री इज कंप्लीट। डेटा एंट्री पूरी हो गई है। नाउ वी हैव टू गिव द कमांड फॉर एनकोवा। एनकोवा कमांड है। हमें चाहिए किसके प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देख रहे हैं? किसके प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देख रहे हैं, जिसको हमने रिसर्च की भाषा में कहा था एडजस्टेड। प्री टेस्ट के डिफरेंस के प्रभाव को हटाते हुए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी प्री टेस्ट में डिफरेंस था, उसके प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देखने की प्रक्रिया है ना। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे रिसर्च की भाषा में? दैट इज नोन एज कोवेरिएट। हम कोवेरिएट के प्रभाव, को मीन्स टुगेदर, को वे 2 व्यक्ति हैं, एक एक्सपेरिमेंटल नाम का व्यक्ति है, कंट्रोल का नाम का व्यक्ति है। 100 मीटर की दोनों की स्प्रिंट हो रही है। जो जीतेगा वो प्रभावशाली है। दोनों को स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा किया, जो आगे आया वो जीत गया, प्रभाव पड़ा, प्रभावशाली है। मान लो एक को 5 मीटर आगे खड़ा कर दिया और वो जीत गया, तो क्या जीता हुआ है? तो को एक साथ चल के वेरिएट हो गया, को वेरिएट। तो वो जो वेरिएट है 5 मीटर आगे खड़ा किया, उसके प्रभाव को हटाते हुए, उसको नलीफाई करते हुए प्रभाव देख रहे हैं ना। तो प्री टेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज कोवेरिएट। तो प्री टेस्ट को कहा जाएगा कोवेरिएट। तो हाउ टू डू एनालिसिस? आपने एनालाइज पर गए, जर्नल लीनियर मॉडल पर गए। अब प्री को कहां ले लूं इसमें? मैं स्पष्ट हो चुका है। प्री को मुझे कहां लेना चाहिए? अरे भाई कोवेरिएट में लेना चाहिए, साफ हो चुकी। प्री को हम कहां लेना चाहिए हमें? कोवेरिएट में, क्योंकि इसके प्रभाव घटाते हैं। और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंट। तो जो
डिपेंडेंट क्या है? पोस्ट है, और फिक्स्ड फैक्टर है, और ये आपने किया ओके, रिजल्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। यू आर कंपेयरिंग टू ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, 20-20 सब्जेक्ट्स है। कंपेयर क्या कर रहे हैं? ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेकिंग ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज, लेकिन फिर भी आता तो, लेकिन मीन वैल्यूज कहाँ हैं? वो एडजस्टेड मीन, क्योंकि आपको शो करना पड़ेगा ना कि हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड मीन। मीन वैल्यू तो कैलकुलेट करना आसान है, तो उस एडजस्टेड मीन्स के लिए आपको एडिशनल कमांड्स देनी होंगी। इसको बिना सेव किए मैं हटाता हूं, विदाउट सेविंग आई एम एनालाइज। यहां देखिए ऑप्शंस में, पहले तो ऑप्शंस, आप ऑप्शंस में जाएंगे तो यहां देखो डिस्क्रिप्टिव्स भी होगा, कहीं डिस्क्रिप्टिव ले लीजिए, देखिए एडजस्टेड मीन की पहचान कैसे करेंगे? ये मीन के साथ छोटा सा ए लिखा होगा ऊपर, छोटा ए, स्मॉल ए, दिस एडजस्टेड मीन्स इज मेंशन्ड बाय स्मॉल ए, तो ये है ए। इट मीन्स यू आर कंपेयरिंग दीज, यू आर नॉट कंपेयरिंग द प्री टेस्ट मीन्स और पोस्ट टेस्ट मीन्स। तो ये हमने चर्चा की पूर्ण रूप से एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, इतनी सी बात। तो आज बात हमने की हाउ टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय यूजिंग 4 डिफरेंट डिजाइंस एंड 4 डिफरेंट टेक्निक्स। तो निष्कर्ष निकला, यदि हम बहुत ही प्रभावशाली शोध पत्रिका में अपना शोध पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं तो एक अच्छा डिज़ाइन, आज की इससे भी अच्छे डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है, इससे और अच्छे डिज़ाइन भी हैं, लेकिन आज इन चारों में से एक अच्छा डिज़ाइन कौन सा हमारा? रैंडम ग्रुप डिज़ाइन। और कौन सी सांख्यिकीय तकनीक? एनकोवा। 2 बातें अंत में और बताता हूं, आखिरी 5 मिनट। हम केवल यहीं तक, हमारे शोध पत्र प्रकाशित क्यों नहीं होते? उसके पीछे कारण है, लैंग्वेज तो कारण है ही है, लेकिन लैंग्वेज तो आजकल हम एआई टूल से सुधार लेते हैं, वो कोई बात नहीं, और प्लेगरिज्म फ्री भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरा कारण है, हमारा आज का टाइटल क्या था? इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, या इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। हम 4 हैं, सर हैं, मैडम है, सर और सर हैं, चारों इसी अध्ययन को रिपीट करेंगे, वही डिज़ाइन, वही सब कुछ। क्या चारों की गुणवत्ता समान रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये 2 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कि आपको बताना पड़ेगा कि आपके अध्ययन की गुणवत्ता कितनी है। वो गुणवत्ता कैसे पता चलेगी? उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हाउ द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च इज डिसाइडेड। उसके लिए आपने, सर ये जो सैंपल लिए थे आपने कहा 10 लेने, कहाँ से लिए थे सर आपने? पॉपुलेशन से। मान लो सुभारती विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं उनमें से लिए आपने कितने लिए? 10 लिए। क्यों लिए सर? क्योंकि आपने देखा कि एक न्यायदर्श का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है सैंपलिंग का, कि सैंपल रिप्रेजेंट एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है ना? कल्पना कर लीजिए सर, पॉपुलेशन कितनी है? मान लीजिए, एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना, कितने? 1000। और 1000 से कितना लिया सर आपने? 10 ले लिया। आपने कहा जो 10 में गुण विद्यमान है वो 1000 में होंगे, ऐसा मानते हो ना? आपने क्या ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो सर? क्या मेजर कर रहे हो? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मेजर किया, उस 10 का वैल्यू आई, मीन वैल्यू आई 80। क्लियर हुआ? तो आपने कहा कि लगभग पॉइंट एस्टिमेट है 80। इज इट ओके? सुभारती विश्वविद्यालय के जो मेन ऑफिसर्स उन्होंने कहा जेंटलमैन रिपीट द सेम स्टडी। आपने वही 1000 है, उन 1000 से फिर रैंडमली 10 सेलेक्ट किए, दोबारा से वही वेरिएबल है ब्लड प्रेशर, और मीन निकाला, कितना आया? 80 नहीं आएगा, 80 पॉइंट समथिंग या उससे कम। सेम कभी लाखों हजारों करोड़ों में एक बार आ जाए तो आ जाए, नहीं आएगा। और
शिव भारती विश्वविद्यालय ने कहा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, रिपीट द सेम स्टडी 10-20 टाइम्स। आपने उस अध्ययन को कितनी बार रिपीट कर दिया? 20 बार। तो 20 के 20 बार रिजल्ट्स अलग अलग आए। एक तरफ तो हम सब कह रहे थे कि सैंपल रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, और अभी हम सब कह रहे हैं कि 20 बार उसी अध्ययन को आप ही ने रिपीट किया, सेम मेथोडोलॉजी, सेम पॉपुलेशन, सेम सैंपल साइज, और 20 के 20 बार आपके रिजल्ट्स परिणाम अलग अलग। तो प्रश्न उठा और निष्कर्ष निकला, पूर्ण रूप से कोई भी सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, सैंपलिंग एरर होगा ही। मानते हो इस बात को? इसलिए कंसेप्ट आया सेंटर लिमिट थ्योरम का। सेंटर लिमिट थ्योरम कहती है मीन ऑफ, आपके पास कितने मीन है? 20 बार किया ना आपने, कि मीन ऑफ ऑल मीन्स विल गिव द एक्यूरेट रिजल्ट। 20 मीन का 20 निकालो और वो एक्यूरेट, वो ज्यादा एक्यूरेट है। क्या प्रैक्टिकली संभव है? ऐसा है कि उसी रिसर्च को आप 20 बार करोगे, उसका एवरेज निकालकर परिणाम निकालोगे, संभव है क्या? नहीं है ना। तो हमें पैरेलल सॉल्यूशन चाहिए, एंड द पैरेलल सॉल्यूशन इज गिवन बाय द अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एंड द पैरेलल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द इंटरवल अबाउट दैट वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट्स। और साधारण भाषा में, बाय सीइंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ योर रिजल्ट्स। तो आप जितने भी शोध पत्र, जितने भी मेडिकल साइंसेज के जर्नल है, उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया होगा, क्योंकि उसके आधार पर कि कितना गुणवत्तापूर्ण है। तो एसेंशियली वी शुड इंक्लूड कॉन्फिडेंस इंटरवल इन अवर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, मौसम विभाग अध्ययन करता नहीं करता है? करता है ना। सर मौसम विभाग ने आज भविष्यवाणी कर दी कि कल का टेम्परेचर 1 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होगा, तो आप सर्दियों के कपड़े निकाल के रखोगे या गर्मियों के? 1 से 50 डिग्री के बीच में दोनों। आप कहेंगे मूर्ख बना रहे हैं, और वही मौसम विभाग कहता है कि कल का टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री के बीच में होगा, सर्दी के लिए तैयार रहेंगे। तो पहला गुणवत्ता विहीन है, दूसरा गुणवत्तापूर्ण है। तो यही कॉन्फिडेंस इंटरवल, किसी भी स्टडी का कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना कम होगा उतनी ही उस अध्ययन की गुणवत्ता है। इतनी सी बात। तो वी शुड इंक्लूड कॉन्फिडेंस इंटरवल इन अवर स्टडी। हमें एसेंशियली कॉन्फिडेंस इंटरवल का सम्मेलन रखना चाहिए। और भी कभी कई बातों का एक और है, अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं तो इफेक्ट ऑफ साइज इफेक्ट साइज दैट इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल टेस्ट स्क्वायर्ड, वो भी सम्मिलित करना चाहिए। सामान्य भाषा में मेरा अंतिम वाक्य है, किसका प्रभाव देख रहे थे? एक्स का। किस पर देख रहे थे? वाई का। सामान्य भाषा में वो इतना प्रभाव भी हो सकता है, वो इतना भी प्रभाव हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो साइज ऑफ इफेक्ट, कितना प्रभाव है, हाउ मच % चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वी शुड इंक्लूड इफेक्ट साइज ऑल्सो। हम इतना कहते प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, अरे भाई प्रभाव पड़ा तो कितना पड़ा, व्हाट इज द साइज ऑफ द इफेक्ट।